दिल्ली में सियासी हैट्रिक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। महिला सम्मान और संजीवनी स्कीम के लिए सोमवार से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर दोनों योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएंगे। संजीवनी और महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज सरकारी और निजी अस्पताल में मुफ्त होगा। तो वहीं महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार 1000 रुपए भेजेगी, जबकि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपए देने का वादा किया था। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत खुद अरविंद केजरीवाल कुछ इलाकों में जाकर करेंगे। जो गृहिणियां हैं उनको 2100 रुपए से अपने घर में खर्चा चलाने में महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इसे आम आदमी पार्टी का चुनावी छलावा बताया। केजरीवाल जी से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता के साथ ये चुनावी छलावे बंद करिए। पंजाब की बहनें अभी भी तरस रही हैं। पंजाब में भी यही सेम इन्होंने घोषणा करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। 2021-22 में ये घोषणा करी थी। अभी भी पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। दरअसल अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसे देखते हुए सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं। और दिल्ली में सियासी लड़ाई के बीच अब वीडियो वॉर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए राजधानी की खस्ताहाल गलियों और इलाकों की हालत दिखाने का प्रयास किया। इस वीडियो में दिल्ली की सड़कों और नालियों की खराब स्थिति दिखाई दी। कई जगह गंदगी का अंबार दिखा। एलजी वी.के. सक्सेना अपने इस वीडियो में लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें लोग अपने इलाके के हालात की जानकारी देते नजर आए। 15-15 हजार बिल भर रहे हैं लोग। आप बिल देखिए, आप बिल भी ज्यादा ही आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का ये पानी है। अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं। किसी और प्रदेश या देश की नहीं। वहीं एलजी का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया और कमियां उजागर करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने जो कमियां निकाली हैं, उन सारी कमियों को हम दूर करेंगे। वो जहाँ जाके, मुझे याद है वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहाँ पे गड्ढे हैं। वो सड़क बननी चालू हो गई है। वो सड़क हम बनवा रहे हैं और थोड़े दिन के अंदर दिल्ली की सीएम आतिशी जी आके उसका उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा कि जो एलजी साहब ने बताया उसकी भी सफाई कराएंगे। और दिल्ली के हालात पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के वीडियो जारी करते ही अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए हैं। उनके निर्देश के बाद मुख्यमंत्री आतिशी एक्शन मोड में नजर आए और वो दिल्ली के उस इलाके में पहुंच गई जिसका एलजी वी.के. सक्सेना ने अपने वीडियो में जिक्र किया था। रंगपुरी पहाड़ी इलाके में पहुंचकर मुख्यमंत्री आतिशी ने हालात का जायजा लिया। वहां मौजूद लोगों से समस्याओं की जानकारी ली। कुछ महिलाओं ने आतिशी से मिलकर पानी और बिजली की समस्या भी बताई। इस दौरान आतिशी ने वहां मौजूद बच्चों से भी बात की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की हर समस्या का समाधान करेगी। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान करेगी, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो। एलजी साहब ने पहले भी एक न्यू रोहतक रोड की समस्या बताई थी। दिल्ली सरकार ने वॉर फुटिंग पे वहाँ पे 150 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन का काम शुरू कर दिया है। सड़क वहाँ पे एक तरफ बन चुकी है। दरअसल उपराज्यपाल ने अपनी पोस्ट में वीडियो शेयर करके रंगपुरी पहाड़ी और कापसेड़ा की स्थिति को दिखाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और एक एक समस्या के जल्द समाधान का वादा किया।
दिल्ली का चुनावी साल और गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य की झांकी शामिल न होने पर अब सियासी बवाल मचा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए इसे दिल्ली वालों से केंद्र सरकार की नफरत करार दिया है। यानी परेड में दिल्ली की झांकी तो नहीं दिखेगी, लेकिन सियासी झांकी निकल चुकी है, जिसे रोकना शायद बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की झांकी इस बार भी दिल्ली के लोगों को 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका जाता है? दरअसल नए साल में गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार फिर से राजधानी दिल्ली की झांकी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा झांकी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये लगातार दूसरा साल होगा जब कर्तव्य पथ पर दिल्ली की झांकी नहीं दिखाई देगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ की झांकी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल ने इसी को मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार से सवाल दागे हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है, राजधानी की झांकी तो हर साल शामिल होनी चाहिए, और पिछले कितने सालों से दिल्ली की झांकी शामिल नहीं हो रही। ये किस किस्म की राजनीति है? 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या दिखाएंगे दिल्ली में? एक छोटी सी बारिश और वो सीवर ओवरफ्लो जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मर गए, वो बच्चे शहीद हो गए जिन्होंने IAS IPS बनना था, वो दिखाएंगे? या जिस भ्रष्टाचारी शीश महल में आप रहकर आए हैं, जिसको आपने जनता की गाड़ी कमाई को लूट के बनाया है, वो दिखाएंगे कि कैसे 8 लाख के पर्दे होते हैं? या वो 12 लाख का टॉयलेट दिखाएंगे दिल्ली की झांकी में? परेड में शामिल होने के लिए झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय की तरफ से गठित एक एक्सपर्ट समिति करती है। इस बार जिन राज्यों की झांकियों का चयन हुआ है उनमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल है। लेकिन हैरत की बात है कि राजधानी दिल्ली की झांकी को इस बार भी चयनित नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल इसी पर सवाल उठा रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी चुनावी मोड में नजर आए। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ शनिवार को अचानक कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और समस्याएं जानी। कालकाजी में राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे तक रुके। इस दौरान पहले उन्होंने इलाके के सब्जी और फल मार्केट का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। उसके बाद पैदल चलकर इलाके में घूमते घूमते वो एक महिला के घर पहुंचे, जहां पर वो करीब 45 मिनट रुके। इस दौरान महिलाओं से मुलाकात की और उनके घर पर चाय भी पी। उन्होंने हमारे साथ समोसे वगैरह खाया, चाय पिया, 2 कप पिया, एक भी नहीं 2 कप पिया उन्होंने चाय। हमारे साथ में बैठे, हमारे बच्चों से पूछा कि तो आप लोग क्या करना चाहते हो, अड़ोस पड़ोस के दादी वगैरह, अम्मा वगैरह से सबसे पूछे, बहनों से पूछे। इस दौरान उनके समर्थकों ने राहुल गांधी को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की। राहुल गांधी इससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मिलने पहुंचे थे। इसके साथ ही दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर मार्केट का भी उन्होंने दौरा किया था, जहां उन्होंने कारपेंटर से बातचीत भी की थी। तो वहीं दिल्ली के करोल बाग में बाइक मैकेनिक और खान मार्केट और जामा मस्जिद के इलाके का भी दौरा कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इलेक्शन से पहले अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात नाम का एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत अब तक 600 से अधिक मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया है, जिसमें 20 दिन में दक्षिणी दिल्ली रेंज से 600 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिसमें पब्लिक प्लेस में क्राइम करने वाले 215 अपराधी, NDPS एक्ट के तहत 95 बदमाशों की गिरफ्तारी शामिल है। एक ऑपरेशन वज्रपात सदर्न रेंज में स्टार्ट किया गया। सदर्न रेंज में साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। ऑपरेशन वज्रपात का मुख्य उद्देश्य था कि इलेक्शन से पहले जितने क्रिमिनल एलिमेंट हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। दरअसल इलेक्शन से पहले आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से ऑपरेशन वज्रपात नाम से विशेष अभियान 26 नवंबर 2024 से शुरू किया गया था, जिसमें तस्करी, अवैध हथियार, शराब तस्करी और सार्वजनिक जगहों पर हुए अपराध में शामिल बदमाशों पर कार्रवाई की गई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 3 हफ्ते के छोटे से अंतराल में, जो 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, उसके तहत हमने मोर देन 600 से ज्यादा अपराधियों को, जो वांटेड चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, जो आने वाले इलेक्शन को भय मुक्त और अपराध मुक्त कराने के लिए बेहद जरूरी थी। साथ ही इलेक्शन में अपराध को मुद्दा बनाते सियासी दलों के लिए एक बड़ा झटका भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब फुल एक्शन में है। और राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ अब एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस यहां पर बस्तियों में जाकर एक-एक डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत आउटर दिल्ली में पुलिस ने 175 संदिग्धों की पहचान की है।
पुलिस की जांच में सामने आया कि ये सभी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। आगे की जांच के लिए इन संदिग्धों के कथित पैतृक गांव में पुलिस की टीमें भी भेजी गई ताकि पता चल सके कि ये कहां के रहने वाले हैं। घुसपैठियों की जांच का ये ऑपरेशन संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस की कई इकाइयां शामिल है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और रोहिंग्या का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए एलजीबी सक्सेना ने पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाने के आदेश दिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया। तो वहीं 175 संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है और इनके दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। और संभल में चंदौसी की धरती सनातन के सबूत उगल रही है। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर के बाद खुदाई में बावड़ी मिली, जो कि काफी सालों पुरानी बताई जा रही है। और जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो सनातन के प्रमाण एक एक करके बाहर आने लगे। बावड़ी की खुदाई के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बावड़ी के चारों तरफ बने कमरों की दीवार और दरवाजे दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन के अंदर लगभग 200 फीट से अधिक गहरे इस कुएं में 3 मंजिल तक कमरे बने हुए हैं। प्राचीन मंदिर, कुआं, बावड़ी और 4 कमरे, जैसे जैसे षड्यंत्र से मिट्टी हट रही है, धरती चीर कर सच बाहर आ रहा है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा खुदाई कराई जा रही है। आप देखिए जेसीबी के जरिए यहाँ पर मिट्टी निकाला जा रहा है बावड़ी के अंदर से। और सबसे बड़ी बात है कि इस बावड़ी को मिट्टी से पाट दिया गया था और यहाँ पर प्लॉट बना दिया गया और इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। लेकिन प्रशासन को जब जानकारी मिली उसके बाद प्रशासन यहाँ पर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। चंदौसी में अब तक सनातन के कई प्रमाण मिल चुके हैं। पहले प्राचीन बांके बिहारी मंदिर मिला, उसी मंदिर के पास पुरानी बावड़ी मिली, खुदाई में कुआं और कमरे भी मिले। 150 साल पहले मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। बताया गया 25 साल पहले तक यहाँ पूजा होती थी। चंदौसी की धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जिस बावड़ी को मिट्टी में दबाने की कोशिश हुई, षड्यंत्र रचा गया। अब वहाँ सनातन संस्कृति की प्राचीन गाथा गूंज उठी है। और यूपी के संभल से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और कूप मिला है। संभल में शेमनाथ तीर्थ मंदिर के पास ये कूप मिला है। महंत और श्रद्धालुओं ने यहां पर खुदाई की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और कूप की खुदाई में 8 फीट पर पानी निकला। इन तस्वीरों को आप देखिए तो संभल में 68 तीर्थ है और 19 कूप है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महंत और श्रद्धालुओं ने यहाँ पर खुदाई की और उसके बाद आप देखिए किस तरह से शेमनाथ तीर्थ मंदिर में ये कूप मिला है। तो आपके पास 2 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। एक आप देखिए किस तरह से जहाँ पर कुआं मिला है ये तस्वीरें, और दूसरी महंत ने जब यहाँ पर खुदाई की उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो खुदाई की पहले की और खुदाई के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में एक और कूप मिला है, शेमनाथ तीर्थ मंदिर में ये कूप मिला है और इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की ये कोशिश। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऐतिहासिक सूर्य कुंड को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। कुंड पर कब्जे को लेकर हिंदू और बौद्ध समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। वहीं ये दोनों ही समुदाय अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। बदायूं में बात तब और बिगड़ गई जब कुंड पर जलाभिषेक का ऐलान हो गया और हिंदू पक्ष ने प्राचीन शिव मंदिर का दावा किया, जहां साक्षात शिवलिंग के प्रमाण है और वर्षों से यहाँ पूजा होती आ रही है। लेकिन सूर्य कुंड को बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बौद्ध विहार होने का दावा कर रहे हैं। नहीं, ये चबूतरा बनाया गया, इसमें वो सर्प रहते थे तो इसको सेटिंग कर दिया और यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं थी, ये ला करके लोगों ने रख दिया और अफवाह लगा दी कि यहाँ पर ये निकला है कि वो निकला। ये देख रहे हमारा पुरातत्व समय का एक शिव मंदिर है जिसके प्रमाण हम पर हैं, जिसकी खतौनी हम पर है, सब कुछ है। रामगिरी सन ऑफ सुमेरगिरी जी महाराज की समाधि भी लगी हुई है। रामगिरी जी महाराज की भी समाधि लगी हुई है। गाटा संख्या 16 है उसकी। बताया गया कि इस कुंड के पास भगवान शंकर का मंदिर है। ये पूरी जमीन भगवान शंकर के नाम पर है। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सूर्य कुंड के विकास के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। फिर ऐतिहासिक सूर्य कुंड पर सौंदर्यीकरण कराकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया। लेकिन बौद्ध विहार के दावों के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। ये पीपल का पेड़ है और यहीं पर आपको छोटी छोटी सी ये
मूर्तियां कहें, आप शिवलिंग कहें, ये नजर आएंगे। इसको लेकर विवाद था। फिलहाल पूरी तरीके से शांति है। चाहे आप बौद्ध भिक्षुओं की बात करें, वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से जैसे पहले रहते थे वो भी रह रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना भी है कि जो लोग जिस तरीके से पहले पूजा करते थे, दोनों अनुयायी वैसे ही पूजा अपनी जारी रख सकते हैं। अब 1200 साल पुराने सूर्यकुंड की सच्चाई क्या है, बुद्ध विहार वाले दावों में कितना दम है, इसका समाधान सर्वे और जांच के बाद ही निकल पाएगा। फिलहाल दोनों पक्ष के बीच सुलह हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से वहां पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और देखिए, संभल और काशी के बाद कानपुर के मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर मिला है, जिसे अब तक गुमनाम रखा गया था। अब मंदिर के द्वार खुलने के बाद भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। और इसी के साथ शिव मंदिर में पूजा पाठ के साथ हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बताया गया कि मुस्लिम बस्ती दलेलपुरवा में मंदिर में कई साल से पूजा पाठ पर रोक लगी थी, लेकिन जब निगम की तरफ से मंदिर ढूंढने का अभियान चलाया गया तो उसी दौरान मंदिर के दरवाजे खुलवाए गए और पूजा पाठ की शुरुआत हुई। मंदिर मिलने के बाद सनातन रक्षा समिति की तरफ से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मुस्लिम आबादी क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर ढूंढा जो भगवान शंकर का मंदिर है। देखिए, इस मंदिर में भी तमाम चूंकि कब्जे थे, कूड़ा पड़ा हुआ था, ऐसे में सनातन मठ रक्षा समिति के लोगों ने इस मंदिर को ढूंढा, साफ सफाई करी, इसका जीर्णोद्धार किया, पूरे मंदिर को केसरिया रंग के टाइल्स जो है वो रंग दिया है। और आज रविवार के दिन इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पिछले कुछ दिनों से कानपुर में मंदिरों की लगातार खोज हो रही है और खासकर मुस्लिम मोहल्लों को खंगाला जा रहा है। इसी दौरान दलेलपुरवा इलाके में शिव मंदिर मिला, जिसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अंबेडकर पर छिड़ी संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश में दलित वोट के लिए अब दंगल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो इसी बीच बीजेपी भी सियासी ब्रह्मास्त्र की खोज में जुट गई है। क्योंकि यूपी में बीते लोकसभा और उपचुनाव में बीजेपी दलित वोट जुटाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अब अंबेडकर के नाम पर विपक्ष के घमासान को जवाब देने के लिए यूपी की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और उस रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है, जिससे एक झटके में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक को पाले में लाया जा सके। फिलहाल बीजेपी उसी चेहरे की तलाश में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष दलित वर्ग से आ सकता है। विद्यासागर सोनकर, बाबूराम निषाद, कौशल किशोर जैसे तमाम नाम चर्चा में हैं। तो दूसरी तरफ यूपी में राहुल गांधी भी इस वर्ग को साधने के लिए हाथरस की सियासी यात्रा पर जा चुके हैं और अखिलेश यादव आने वाले दिनों में दलित सम्मेलन करवाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का बड़ा दावा है कि 2027 में दलित पूरी तरह से उनके साथ नजर आएगी। दलित समाज की जो वोट को ये लोग पाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने साथ छोड़ दिया और बहन जी का भी साथ दलित समाज ने छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में जब आई थी तो अपना घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे तो दलित समाज के लोग जो प्रमोट किए गए उनको डिमोट कर देंगे, और डिमोट किया लाखों लोगों को। यानी अंबेडकर के मुद्दे पर जवाब देने के साथ ही 2027 की तैयारी भी जुट चुकी है और दलित समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए उस चेहरे को भी सामने लाने वाली है जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुंकार भरी है। एक वीडियो संदेश के जरिए शेख हसीना ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों और आतंकी जमात के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई है। शेख हसीना ने 45 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने यूनुस को सूदखोर, भ्रष्ट और मास्टरमाइंड बताया। हम आपको शेख हसीना का वो वीडियो संदेश सुनवाते हैं। आतंकवादियों के चंगुल से देश को मुक्त करने के लिए सभी को अपने संसाधनों के साथ एकजुट होना चाहिए। आतंकियों को हर संभव तरीके से चुनौती देनी चाहिए, बैठकर हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप भी उसे थप्पड़ मारें। मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है, बैठकर खुद को शिकार नहीं बनने देना चाहिए। जो लोग मेरे निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ हैं। इस तरह से प्रतिरोध करें। हमें देश और उसके लोगों को सूदखोर, भ्रष्ट और मास्टरमाइंड हत्यारे यूनुस के चंगल से बचाना होगा। हमें बांग्लादेश की धरती पर इन सलाहकारों और आतंकवादी ताकतों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। ये एक ऐसा वादा है जो हमें आज करना होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय बांग्लादेश, जय बंगला बंधु। शेख हसीना ने इस वीडियो संदेश के जरिए यूनुस सरकार पर जमकर हमला बोला है।
शेख हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और अपने समर्थकों और देशवासियों में हालात का सामना करने का जज्बा भी भरा है। और बांग्लादेश की यूनिट सरकार पर शेख हसीना के वीडियो यलगार के बाद अब वहां कट्टरपंथी जमात के आतंकी पागल हो गए हैं और इसलिए काशिमपुर में एक हिंदू मंदिर पर इन्होंने हमला बोल दिया है। नटोरे जिले के काशिमपुर गांव में कट्टरपंथी जल्लादों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। आतंकी जमात के लोगों ने मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति भी खंडित कर दी। यही नहीं, हमलावरों ने मंदिर के सेवारत पुजारी तरुण चंद्र दास की भी हत्या कर दी। पुजारी का शव आज सुबह बरामद किया गया। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन न्याय मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी जल्लादों को खुली छूट दे रखी है। दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल से दहशत है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि धमकी वाले मेल उन स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने ही भेजे थे। साइबर सेल की जांच के मुताबिक दिल्ली में कम से कम 3 स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल उनमें पढ़ने वाले छात्रों ने ही भेजे थे, जिससे कि स्कूल में होने वाली परीक्षा टल जाए। दरअसल 17 दिसंबर को रोहिणी और पश्चिम बिहार स्थित 3 स्कूलों में बम होने की धमकी भेजी गई थी। छात्रों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें ये आइडिया स्कूलों को मिल रही धमकी देने की घटनाओं से मिला। हालांकि छात्रों के माता पिता को वार्निंग देकर उन्हें छोड़ दिया गया। स्कूलों को मिल रही धमकी मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए थे और इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था। दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों को थ्रेट आते हैं। अब तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, पेरेंट्स पदयात्राओं पे निकलता हूँ, पेरेंट्स और बच्चे मुझे घेर लेते हैं कि स्कूल जाने में हमें डर लगता है। रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल खाली करवा दिया जाता है। एक भी आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी आदमी। क्यों? अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरअसल पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। अगर धमकियों के घटनाक्रम की बात करें तो 14 दिसंबर को डीपीएस RK पुरम, 13 दिसंबर को 4 स्कूलों को, 9 दिसंबर को सबसे ज्यादा 40 स्कूलों को धमकी मिली थी। 20 नवंबर को वेंकटेश्वर स्कूल तो 21 अक्टूबर को CRPF स्कूल को धमकी मिली थी। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सियासत भी तेज है और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद यूसुफ बिल्डिंग का अस्तित्व कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने 100 साल पुरानी इस इमारत को सुरक्षा वजहों से गिराने के अब आदेश दे दिए हैं। और हाईकोर्ट ने इस बिल्डिंग में चल रही दुकानों को खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इतना ही नहीं, तय समय सीमा के भीतर दुकान खाली नहीं किए जाने पर पटना नगर निगम को दुकान खाली कराने की पूरी छूट दी गई है। और पटना हाईकोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद फिर से दुकान मालिक जितने हैं वो सब पटना हाईकोर्ट में डबल बेंच में गया। डबल बेंच ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश कर दिया है और जितनी दुकानें हैं सबको 7 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश कर दिया है। अब जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जिस इलाके में ये बिल्डिंग है, ये पटना का सबसे मेन जो राउंड अबाउट है वहाँ है, और ऐसे में इस बिल्डिंग को तोड़ना जिला प्रशासन नगर निगम के लिए चुनौती भरा है। लेकिन यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपना सामान इतने कम समय में कैसे हटा पाएंगे, जबकि कई दुकानों को नगर निगम ने पहले ही सील किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स के खिलाफ योगी की फोर्स के एक्शन का आज सुपर संडे है। कन्नौज से लेकर गाजियाबाद तक अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई, वो भी ढोल और नगाड़ों के साथ। बाअदब बामुलाइजा होशियार, गैंगस्टर्स और अपराधी ध्यान दें, ढोल नगाड़ों के साथ माननीय योगी जी की फोर्स आ रही है। गाजे बाजे के साथ यूपी पुलिस का ये लाव लश्कर कन्नौज से सपा के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव के होटल को सीज करने पहुंचा। प्रशासन ने तिरवा तहसील में नवाब सिंह यादव के चंदन होटल को सीज किया। ढोल नगाड़े के साथ मुनादी की कार्रवाई हुई ताकि ये मैसेज जाए कि अपराधियों की अब खैर नहीं। आपको बता दें कि नवाब सिंह यादव नाबालिग से रेप और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है। कुछ ऐसा ही इंतजाम गाजियाबाद पुलिस ने भी किया है। गाजे बाजे के साथ पुलिस टीम गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर संजय सूरी के घर पहुंची और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया। क्षेत्रवासियों, आपको सूचित किया जाता है कि गैंग लीडर संजय सूरी व
कार्रवाई में जब्त किया जाता है। पुलिस ने 9 करोड़ 29 लाख की संपत्ति कुर्क की। हिस्ट्री शीटर संजय सूरी और उसकी पत्नी ज्योति सूरी गैंग बनाकर लोगों को लूटते और तस्करी करते थे। उन्नाव में भी योगी की फोर्स एक्शन मोड में नजर आई। कोर्ट में पेश न होने वाले आरोपियों के घर पर ढोल नगाड़े के साथ डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा। इस दौरान पुलिस ने माइक से अनाउंस भी किया के भी संपर्क में ये लोग आते हैं, इनको आप सभी लोग सूचित करिएगा कि आप बांगरमऊ थाने के मुकदमे में वांछित हैं और माननीय न्यायालय में या तो आत्मसमर्पण करें या पुलिस को गिरफ्तारी देते हुए। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों के पेश न होने पर उनके घर की कुर्की की चेतावनी भी दी। महाकुंभ में अखाड़ों की छावनी प्रवेश का क्रम जारी है। महानिर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा समेत आज कई अखाड़ों के साधु संतों ने संगम तट पर प्रवेश किया और इसके साथ ही ध्वज स्थापना भी की गई। ये सनातन एकता की हुंकार है। संतों महात्माओं का ये जत्था संगम तट पर आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहा है। दूर दूर तक जहाँ नजर जाएगी, प्रयागराज में इस समय साधु संतों के रथ और टोली ही नजर आएगी। आह्वान अखाड़े के साधु संतों ने आज संगम तट पर प्रवेश किया। लाव लश्कर के साथ आह्वान अखाड़े के साधु संत महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे। छावनी प्रवेश शोभा यात्रा आह्वान अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में शुरू हुई। नागा संतों के साथ घोड़े, रथ और पालकी में सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए निकले और अब ये संत महाकुंभ में धर्म और अध्यात्म की अलख जगाएंगे। संगम तट पर महानिर्वाणी अखाड़े ने भी प्रवेश के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साधु संतों की अगुवाई में ध्वजा की स्थापना हुई। ये 52 हाथ का ध्वजा, धर्म ध्वजा, आज धर्म की स्थापना की जा रही है और 2 तारीख को हमारा छावनी में प्रवेश कर जाएगा जमात। अभी हम बागंबरी में हैं, तो उस दिन पर्व ध्वजा की स्थापना होगी। धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान अखाड़ों के साधु संतों ने मंत्रोच्चारण किया। सनातन का प्रतीक कहे जाने वाले गेरुआ रंग की धर्म ध्वजा को विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करके स्थापित किया गया। धर्म ध्वजा की छत्र छाया में ही अब अखाड़े के इष्ट देवता को स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ आस्था के महाकुंभ में ये साधु संत धर्म की अलख जगाएंगे। भागो भागो, बिल्डिंग गिरने वाली है। मोहाली में 4 मंजिला इमारत गिरने से पहले पूरे इलाके में यही शोर मचा था। फिर एक तेज आवाज आती है। यहाँ पर धड़ाम की आवाज के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। और वहां से जो वीडियो आया वो बेहद डरावना था। जमींदोज हुई इमारत का मलबा हटाने के लिए कई मशीनों को लगाया गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था आखिर किया क्या जाए। बस चारों तरफ भय का माहौल दिखाई पड़ रहा था। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। सूचना के बाद सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह के 10 बजते रेस्क्यू टीमों ने करीब 2 डेड बॉडी मलबे से निकाल ली, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक चलता रहा। बहुमंजिला इमारत मोहाली के सोहना इलाके में गिरी। बताया गया कि पास वाली बिल्डिंग में बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिससे इमारत की नींव कमजोर हो गई थी और वो भरभरा कर गिर गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये इमारत हाल ही में बनी थी और इसमें एक जिम भी संचालित हो रहा था। फिलहाल इमारत के गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। और चेन्नई की कंपनी ने अपने कर्मचारियों को आयुध पूजा से पहले महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को गिफ्ट के तौर पर लग्जरी कार्स और बाइक्स दी गई हैं। सर माउंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने उन कर्मचारियों को गिफ्ट दिए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से कंपनी की ग्रोथ में योगदान किया। अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने कार और मोटरसाइकिल उपहार में दिए। सेतुपट में आयोजित एक समारोह में कंपनी के प्रबंधक निदेशक डेंजिल रियान ने खुद अपने कर्मचारियों को गिफ्ट सौंपा। जानकारी के मुताबिक कंपनी के 20 कर्मचारियों को हाई टारगेट अचीव करने के लिए टाटा की कार, एक्टिवा स्कूटी और रॉयल एनफील्ड बाइक गिफ्ट की गई।
अफसर माउंट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इस पहल की हर कोई चर्चा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई वाह, कंपनी हो तो ऐसी। और चलिए अब आपको सोनिया गांधी एंड फैमिली का लंच टाइम दिखाते हैं। दरअसल आज दिल्ली के सीपी यानी कि कैनॉट प्लेस इलाके में पूरी गांधी फैमिली पहुंची। कैनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में सोनिया, राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे और यहां पर छोले भटूरे का जायका लिया। आप देखिए इन तस्वीरों को जरा, किस तरह से राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया है। और जाहिर है सियासत से यहाँ पर हटकर गांधी फैमिली का ये अंदाज भी दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर जमकर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप देखिए गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शिक्षा विभाग ने रिक्शा चालक को नोटिस भेजा है, जिसमें पहले उसे फर्जी शिक्षक बताया गया और उसके बाद रिकवरी नोटिस के जरिए 51 लाख रुपए मांगे गए। अब इस नोटिस को लेकर रिक्शा चालक अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है और खुद को बेकसूर बता रहा है। मनोहर यादव का कहना है कि वो कई सालों से रिक्शा चलाता आ रहा है और कभी स्कूल तक नहीं गया। शिक्षा विभाग से ना नोटिस मिली है, तो अब वहाँ का हम कहाँ से ना भरी और का करी। और लड़कियन का ना रक्षा चलाई आई था ना, वो ट्रेन तब से रक्षा ही चलावा है साहब। शिक्षा विभाग बतावत है कि तुम मास्टरी नौकरी पाए रहे हो, रुपया का भरो। अब यहाँ काम कहाँ से लाई, तब भरी लड़कियाँ जी आई। हालांकि रिकवरी नोटिस के मुताबिक मनोहर यादव पर आरोप है कि वो सुरेंद्र प्रताप बनकर श्रावस्ती के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक की नौकरी की। विभाग का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी की, जिसके बाद 2020 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो वहीं रिक्शा चालक मनोहर का कहना है कि वो हर जगह न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग की ये कार्रवाई उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाइक राइडिंग के नाम पर शोर मचाने वाले तकरीबन 40 बाइकर्स का चालान काटा है और करीब 20 से 25 बाइक को पुलिस ने जब्त भी कर लिया। अब इन बाइक को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने में बाइकर्स की लाइन लगी है। दरअसल एक्सप्रेसवे पर छुट्टी के दिनों में बाइकर्स रेस लगाने पहुंचते हैं। भारी संख्या में बाइकर्स दिल्ली से आते हैं और रेस लगाते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग करते हैं। इस दौरान हादसों की आशंका बनी रहती है। ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग से लोगों को भी परेशानियां होती हैं। ऐसे में शिकायत आने के बाद पुलिस ने बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलते हुए कार्रवाई की है। इन बाइकर्स की धरपकड़ी DDH के लिए टीम का गठन किया गया था, जिसने खतरनाक तरीके से बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बाइकर्स का एक गैंग है जो कि सुबह सुबह निकलता है और सप्ताह में कुछ दिन, और ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पर जाता है, ओवर स्पीडिंग करता है। बाइकर्स का ये गैंग दूसरों के जीवन के खतरे में डालते हुए एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती है। पुलिस ने बताया कि काफी दिन से सूचना मिल रही थी, आम लोगों के लिए भी खतरनाक था। ऐसे में इन बाइकर्स के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आपने सीरियल किलर देखे होंगे, आपने साइको भी देखे होंगे, सीरियल चोर भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है जो कि सिर्फ सिगरेट चुराता है? राजस्थान में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक सिगरेट चोर घूम रहा है, जिसने एक हफ्ते में एक के बाद एक इतनी दुकानों से सिगरेट चोरी की कि पुलिस भी दंग रह गए। मामला जोधपुर का है, जहां पर एक दुकान पर शख्स ने 2000 रुपए की सिगरेटें खरीदी, लेकिन पैसे देने की बारी आई तो चोर फरार हो गया। ये नजारा देखकर दुकानदार हक्का बक्का रह गया। फिर क्या था, लोगों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो छूमंतर हो चुका था। अब जरा इस चोर के कारनामे देखिए। ये जोधपुर में सिगरेट चोरी की ताजा तस्वीर है और दूसरी कुछ दिन पुरानी है। वही चोर, वही हुलिया, वही हेलमेट और चोरी का वही अंदाज। चोर ने हजारों की सिगरेट मांगी और पैसे देने की बारी आई तो फरार हो गया, जिसने पुलिस को इस बात की टेंशन दे दी कि आज शहर में सीरियल सिगरेट चोर घूम रहा है। सवाल ये भी कि आरोपी इतनी सिगरेट की चोरियां क्यों करता है? अगर सिगरेट चोरी के बाद उन्हें क्या वो बेच देता है या फिर फेंक देता है? क्योंकि इतनी सिगरेट का इस्तेमाल खुद तो वो कर नहीं पाएगा। सवाल ये कि सिगरेट की सीरियल चोरी फिर क्यों? हम भारतीयों में हादसे के बाद भागने की फितरत कितनी खराब है। यूपी के सोनभद्र से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर गाय के बछड़े को रौंद कर भाग रही कार को गायों के झुंड ने दौड़ा लिया और कार का तब तक पीछा किया जब तक कि ड्राइवर ने गाड़ी रोक नहीं दी। तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य हो सकती हैं, लेकिन ये तस्वीर हम इंसानों और पशुओं के बीच का फर्क भी बयां कर रही है। जरा तस्वीर को गौर से देखिए। एक कार दौड़ती हुई आती है, भीड़ देखकर ड्राइवर कार में ब्रेक लगाता है। ठीक तभी गायों का झुंड दौड़ता हुआ आता है और कार घेर लेता है। यहाँ जो कुछ हो रहा था पहले तो लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि कार के साथ कुछ तो गड़बड़ है।
फिर क्या लोगों ने जांच की तो पता चला कि बछड़ा कार के नीचे दबा है। बछड़े को बचाने के लिए लोगों ने कार को उठाकर उसका रेस्क्यू किया। इस दौरान भी गायों का झुंड कार के आसपास ही चक्कर लगाता रहा। यानी एक तरफ इंसान जिसने टक्कर मारने के बाद भी वक्त पर गाड़ी रोकना जरूरी नहीं समझा, तो दूसरी तरफ गाय जो बछड़े को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती चली आई। और देखिए आपने सांप, कछुआ, हिरन और दूसरे छोटे जीवों की तस्करी होते देखी होगी, लेकिन बिहार तो बिहार है। यहाँ के तस्करों ने मगरमच्छों की तस्करी अब शुरू कर दी है। उनका ये धंधा भी खूब फल फूल रहा था कि अचानक वन विभाग ने रडार पर ले लिया। तस्करों की पिकअप को जब खोलकर देखा गया तो अफसरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि इन तस्करों के पास 8 जिंदा मगरमच्छ थे। यानी बिहार के ये तस्कर सड़क पर मगरमच्छ लेकर घूम रहे थे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। मामला दरभंगा जिले के मनीगाछी इलाके का है, जहां मिथिला वन प्रमंडल के अधिकारियों ने 8 मगरमच्छ के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से एक बड़े मगरमच्छ की खाल भी बरामद हुई है। दरअसल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम को किसी व्यक्ति ने मगरमच्छ की तस्करी की सूचना दी थी, जिसके बाद वन विभाग ने जाल बिछाकर तस्करों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन तस्करों ने पिकअप कार के अंदर ही मगरमच्छों को कैद करने का पूरा इंतजाम बना रखा था और इसी पिंजरे में कैद कर जिंदा मगरमच्छों की तस्करी करते थे। और अगली खबर आगरा से, जहां के एक गांव में 2 पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले। घर की छतों पर चढ़कर करीब दर्जन भर लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार कर दी। ये देखिए, सड़क पर खड़े कुछ लोग एक घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस बीच एक पुलिस वाला अपने सीनियर अधिकारी को फोन करके मदद मांगता है। साहब थाना फोर्स भेजिए, यहाँ पे सर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। थाना इरादत नगर को मैंने सीयूजी पे भी बता दिया सर। इधर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का सिलसिला और तेज हो जाता है। इस बीच 2 लोग दीवार फांद कर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। हट यहाँ से, चल। अरे तो ये कोई तरीका तुम लोग बेवकूफ है। लाख कोशिशों और समझाने के बाद भी हंगामा नहीं रुका। लोग अपने घर की छतों पर चढ़कर पत्थर फेंकने लगे और पुलिस वाला इन्हें दूर से समझाने की कोशिश करता रहा। ओए चल हटे, अरे इनको रोक ले, बढ़िया रहोगे।